जब तक ट्रम्प साहब गद्दी पे हैं, मुझे कौन से फंड्स में निवेश करना है? ये 4 स्कीम्स आप खरीद सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि एक्सपर्ट्स जैसा कर रहे हैं, बस उनके नक्शे कदम पे अगर मैं चलती रहूँ तो सब मंगल मंगल हो जाएगा। आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं? बेसिकली 65, 35 डेरिवेटिव, आनंद राठी शेयर और लेवरेज, ये कॉम्पोजिशन है मेरे पोर्टफोलियो का। गोल्ड नहीं है, डेट नहीं है। जो आप कर रहे हैं उस हिसाब से लोन लेके इन्वेस्ट करने की राय आप बाकी लोगों को भी देंगे? उधार लेके इन्वेस्ट करना आग की तरह है। किस पे निर्भर करता है? कंट्रोल्ड है अनकंट्रोल्ड? अनकंट्रोल्ड फायर कैन ब्रिंग एवरीथिंग डाउन, कंट्रोल्ड फायर कैन बी द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जितनी चादर उतनी फैलाओ। बट यार थोड़ी एक टो को बाहर रखने में चादर के बाहर इतनी बुरी बात भी नहीं है। पूरे पैर बाहर नहीं करने चादर से। मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट अगर नीचे है तब मैं लोन लेके इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अब इसमें बड़ा सवाल ये कि मार्केट नीचे है, मैं ये कैसे समझूं? मैंने तो बड़ा सरल सा नियम बनाया हुआ है। एक बनाया हुआ है कि भाई पीक से 15% नीचे मिल जाए। मैं अगर बिजनेसमैन, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस है, तो वो सारे पैसे अपने बिजनेस में डाल दूं या अभी भी उन पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है? मुझे आपकी मदद ना लेनी हो, मुझे किसी दूसरे एक्सपर्ट की मदद ना लेनी हो, मुझे खुद एक्सपर्ट बनना हो, तो मैं आसान तरीके से फंड सेलेक्ट कैसे कर सकती हूँ? फंड मैनेजर को चुने, ना कि फंड को चुने। फंड मैनेजर को देखते हुए मैंने फंड सेलेक्ट कर लिया, मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, सिप करनी शुरू कर दी। अब एक आइडल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? मुझे कितना % रिटर्न मिलेगा? स्टॉक जो कि ज़्यादा रिटर्न दे रहा है उस पर कम भरोसा करो, और म्यूचुअल फंड जो कि कम रिटर्न दे रहा है उस पर ज़्यादा भरोसा करो। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये सही है वाली कैटेगरी में आज तक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी दया है इस इंस्ट्रूमेंट में। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं फिरोज अजीज सर, जॉइंट CEO ऑफ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी आनंद राठी वेल्थ। सबसे पहले तो आप खुश हो जाइए क्योंकि फिरोज सर खुद अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहे हैं ये आज पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है। खासकर ये पॉडकास्ट अगले 2.5 साल के ऊपर फोकस्ड है, मतलब तब तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी पर बने रहने वाले हैं। क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं तब तक मार्केट का क्या होगा ये खासकर लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो कौन से फंड्स हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं, पॉडकास्ट के आखिर में ये बताया है फिरोज सर ने। किसी फंड को सेलेक्ट करने के पहले आपको क्या देखना चाहिए ये उन्होंने बताया है। इसके अलावा आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना % रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें डिटेल में उनके साथ हुई हैं। उम्मीद करती हूँ पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले आप वो कर लीजिए। हमारा पहला माइलस्टोन है 1 लाख सब्सक्राइबर का, उसके बहुत नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, लेकिन हमारी ताकत, हमारी पावर इससे और बढ़ जाती है। और चलिए अब बिना देर किए करते हैं स्वागत। पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं फिरोज अजीज सर। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। Yes, I am very happy to be with you, शालिनी। सेम हियर सर। सबसे पहला सवाल मेरा, और सवाल के पहले थोड़ी भूमिका मैं बना देती हूँ। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कितना नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं लोगों का पोर्टफोलियो ख़राब हो रहा है। जो पंडित लोग होते हैं ना वो देखते हैं कि कोई शख्स आया है तो उसका पौरा कैसा है, उसका पैर जो है पड़ा है तो वो कितना शुभ है कितना अशुभ है। ट्रंप साहब का तो खराब ही है। 2025 हमने देखा सबके पोर्टफोलियो के लिए बुरा रहा, मार्केट के लिए बुरा रहा। 2026 जब स्टार्ट हुआ तो हमने एक्सपेक्ट किया अब कुछ अच्छा होगा, उसके बाद भी कुछ अच्छा हुआ नहीं, और अब तो लोग यही कह रहे हैं कि जब तक ट्रंप जी हैं तब तक बुरा ही बुरा होना है। आप कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो मैं नहीं जानती। तो अब जनवरी 2029 तक ट्रंप साहब रहने वाले हैं। जनवरी 2029 तक के लिए ये पॉडकास्ट आपके साथ में कर रही हूँ, तो मुझे जो स्ट्रैटेजी चाहिए आपसे वो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगले 2.5 साल की चाहिए। पहली बात मुझे आप ये बताएं कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं। करेक्ट। सो ट्रंप साहब जब से आए हैं शनि चालू हो गई है, ये तो पक्की बात है। हाँ। लार्जली इंडिया के लिए सबसे बुरी बात यह है कि सब लोग साथ में गिर रहे हो, ऑल फॉल डाउन हो रहा हो तो ठीक है, उधर
कोरिया एंजॉय कर रहा है, यूएस की मार्केट पीक, वॉर में भी पीक टच करे जा रही है, हाँ। राइट। आप इधर देखें, कोई एशियन कंपनीज हैं, सैमसंग है, उनके सब इतने पैसे आ रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। सो इंडिया के लिए बुरा रहा है, इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए ट्रम्प साहब का आना बुरा रहा है। बट मेरा ये मानना है कि 1.5 साल तो बुरा हो चुका है, राइट। फॉर द लास्ट सितंबर 24 में हम पीक निफ्टी पे गए थे, उसके पहले बहुत अच्छी रिटर्न आई थी, फिर 1.5 साल से हमने कुछ नहीं किया और 8% की गिरावट और देख ली है मार्केट में। तो देखिए, अगर 1 साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है, टाइम करेक्शन मिल जाती है, 7-8% की प्राइस करेक्शन मिल जाती है, निफ्टी की अर्निंग 11-12% बढ़ चुकी है उस तर्ज से, तो तीनों चीज़ें अब ये कहती हैं कि स्प्रिंग की तरह मार्केट में उछाल आने की उम्मीद है, उछाल आने की उम्मीद है। इस कैलेंडर ईयर में वापस मार्केट का पीक टच करना मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है। मैं ये मानती हूँ कि एक्सपर्ट्स जैसा कर रहे हैं, बस उनके नक्शे कदम पे अगर मैं चलती रहूँ तो सब मंगल मंगल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं। जैसे आप करते हैं वैसे मैं करना शुरू कर दूंगी। शालिनी जी, आपका पोर्टफोलियो मैं कॉपी करने के लिए आया था। तो आप तो कह रही हैं मेरे नक्शे कदम पे चलेंगी। हाँ। चलो, होपफुली आई विल स्टिल टेल इट फ्रॉम 65% मेरा जो पैसा है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, 35% पैसा मेरा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में है। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट थोड़े यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो HNI के लिए ज़्यादातर होते हैं। 65-35 एनी अमाउंट ऑफ मनी ये है, इसमें ही रहता है मेरा। उसके ऊपर मैं आनंद राठी के शेयर हैं, क्योंकि वो कंपनी लिस्टेड है और मैं उसका KMP हूँ, तो काफ़ी सालों से मैंने वो शेयर खरीद के आज अच्छी खासी मार्केट कैप है कंपनी की 30,000 करोड़ की, तो आई हैव अ रीजनेबल ओनरशिप दैट। वो मैंने 10 साल से बिल्ड किए, खरीद के, कभी ESOP से। सो दिस इज़ माई पोर्टफोलियो। इसके ऊपर मैं म्यूचुअल फंड को, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, म्यूचुअल फंड को प्लेज करके उस पर डेरिवेटिव करता हूँ, बिकॉज दैट्स माई ब्रेड एंड बटर। मुझे वो एक स्किल सीखी है, उसको अप्लाई करता हूँ और थोड़ा सा लेवरेज करता हूँ। जब भी मार्केट नीचे जाती है तो 10-15% अपने पोर्टफोलियो की नेटवर्थ का मैं बोरो करता हूँ। जैसे निफ्टी लास्ट मंथ गई थी 22,600 पे, मैंने ऑलमोस्ट 20-30 करोड़ का लोन लिया और इक्विटी मार्केट में डाल दिया, राइट। सो नहीं, लोन लिया और इक्विटी मार्केट में डाल दिया। करेक्ट, मैंने सही सुना है? बिल्कुल सही सुना। अच्छा। हाँ, तो उसको कहते हैं लेवरेज। सो बेसिकली 65-35 डेरिवेटिव, आनंद राठी शेयर और लेवरेज, ये कॉम्पोजिशन है मेरे पोर्टफोलियो की करंटली। गोल्ड नहीं है, डेट नहीं है। गोल्ड और डेट है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। आपको पता है, लोग सुन के चौंक जाएंगे कि गोल्ड में किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। कोई ऐसा शख्स भी दुनिया में है जो गोल्ड में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, किसी फॉर्म में नहीं है? किसी फॉर्म में मेरे पास तो नहीं, मेरी बीवी भी कुछ शौक खास रखती नहीं है। मतलब ना ज्वेलरी, ना कॉइन, ना ईंटें? नहीं, नहीं। हजारों लाखों करोड़ जो मैनेज कर रहा है। हाँ। मतलब मैं तो मतलब कॉइन तो गरीब लोग खरीदते हैं ना, मैं तो मान के चल रही हूँ कि आपके पास तो बड़ी ईंटें होंगी। कुछ भी नहीं है गोल्ड का? गोल्ड बिल्कुल नहीं है। और जैसे आप दर्शक चौंक गए कि मेरे पास गोल्ड नहीं है, डेट नहीं है, मेरी रिटर्न सुन के भी दर्शक चौंक जाएंगे। तो मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। मैं रिटर्न बोलूंगा नहीं, लुक टू पॉम्पस। नहीं, पहले तो मैंने कहा था कि जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही मैं करूंगी। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है करने की। मतलब हम में से कोई ऐसा है जिसके पास किसी भी फॉर्म में गोल्ड नहीं होगा? प्लीज मुझे कमेंट्स करके आप बताइए। या हम में से कोई भी ऐसा होगा जिसने गोल्ड में निवेश नहीं किया होगा? अगर आप भी फिरोज सर की तरह ही चलने वाले हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। मुझे बड़ी हैरानी होगी ऐसे लोगों को देख के जो गोल्ड में निवेश नहीं कर रहे हैं। मैं भी कमेंट सेक्शन बहुत केयरफुली पढ़ूंगा इसका। हाँ प्लीज। अच्छा, तो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आप कर रहे हैं उस हिसाब से लोन लेके इन्वेस्ट करने की राय आप बाकी लोगों को भी देंगे? बाकी लोगों को भी दूंगा, ऑफ कोर्स दूंगा, अगर लंबी अवधि हो। और देखो क्या है कि आप हमेशा पैसा लिक्विड तो नहीं रखते। मेरे से बड़े अच्छे नए क्वेश्चन पूछते हैं, यार मार्केट गिरने पे और खरीदो, तुम लोग बोलते हो पैसे कौन से मेरे पास अनलिमिटेड हैं। तो मैं कहता हूँ सब लोग पैसे लगा के बैठे होते, कहीं ना कहीं तो लगे हुए होते पैसे। हाँ। मार्केट गिरने पे एक्स्ट्रा कहाँ से खरीद सकता है इंसान? वो लेवरेज करता हूँ मैं तो इतना देखता हूँ कि मेरी जो भी बोनसेस आने हैं, जो भी कैश फ्लो आनी है, वो सब एटलीस्ट 2 साल की एडवांस कर लेता हूँ, अगर मार्केट मुझे 10-15% नीचे मिल जाती है तो पीक से। क्या लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए लेवरेज करके? लेवरेज आग की तरह है, उधार लेके इन्वेस्ट करना आग की तरह है। क्यों कह रहा हूँ आग की तरह है? उसमें खाना भी बना सकते हैं या पूरा घर जला सकते हैं। किस पे निर्भर करता है? कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड फायर कैन ब्रिंग एवरीथिंग डाउन, कंट्रोल्ड फायर कैन बी द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ।
So leverage, sensible leverage, 10 to 20% of your net worth should be mandatory. Why should it be mandatory? हमारी सोच एक ऐसी बनी हुई है, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, जितनी चादर उतनी फैलाओ। बट यार थोड़ी एक टो को बाहर रखने में चादर के बाहर इतनी बुरी बात भी नहीं है। पूरे पैर बाहर नहीं करने चादर से। आप देखिए कितनी कंपनियों के लिए, कंपनियां क्या करती है, डेट टू इक्विटी। कंपनी इक्विटी लेती है, फिर उससे 4 गुना ज्यादा डेट लेती है और इन्वेस्ट करती है। तो अगर कंपनी के फाइनेंसेस में डेट टू इक्विटी मैंडेटरी है, तो इंसान के फाइनेंसेस में जीरो कैसे हो सकता है? राइट? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल दिल नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं, राइट? तो क्योंकि हमारी भी एक डर होता है। अगर आप सेंसिबल लेवरेज एट द राइट टाइम करते हो, इट एड्स वैल्यू। व्हाट वैल्यू डज इट ऐड? जो मैं लेवरेज करता हूं उससे मेरे 15 साल में जितनी असल है उतने का उतना एक्स्ट्रा मिल जाता है मुझे। अच्छा, दैट्स द बेनिफिट ऑफ लेवरेज। 20% लेवरेज अगर कोई करे, तो अगर मेरे पास आज 10 करोड़ है, तो मुझे 15 साल में जितने भी मिलने थे उसमें 10 करोड़ जुड़ जाएंगे लेवरेज की मेहनत की वजह से। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट अगर नीचे है तब मैं लोन लेके इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि मार्केट नीचे है, मैं ये कैसे समझूं? बहुत सरल है एक्चुअली, यार सही कह रही हैं। कितनी नीचे, उस दिन तो डर लगता होता है, राइट? और नीचे भी जा सकती है। मैंने तो बड़ा सरल सा नियम बनाया हुआ है, एक बनाया हुआ है कि भाई पीक से 15% नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छा समय, उसके बाद और 10% नीचे जा सकती है। पीक से 15% नीचे को हम करेक्शन नहीं मानते हैं? इसको करेक्शन मान सकते हैं, कैटास्ट्रोफी नहीं मान सकते। अच्छा, राइट? 15% अगर गिर जाती है तो क्या ये मतलब है कि फिरोज ने अगर 22,600 पे खरीदा तो 21,000 नहीं दिखाएगी मार्केट? दिखाएगी। बट मुझे पता है कि नीचे जाएगी तो ऊपर ज़रूर आ जाएगी। मैं एक बंदे से मिलता हूँ, बहुत बहुत स्मार्ट, आज तक मैंने ज़िंदगी में अगर एक सबसे स्मार्ट HNI से मिला हूँ, वो एक बंदे हैं। उन्होंने क्या नाम है? नाम नहीं पूछ सकता, वो एक लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर हैं। उनका नाम बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नाम नहीं बता सकता, बट ही रन्स अ वेरी वेरी गुड बिजनेस। आई विल नॉट इवन टेल यू द सेक्टर। वन ऑफ द शार्पेस्ट गाय। आप मुंह खोलो, आपसे ज्यादा वो समझ चुके हैं, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने के टाइम पे अपने 100-150 करोड़ इक्विटी से निकाले थे और रखे थे कि भाई 9,000 आएगी तब मैं खरीदूंगा, राइट? ये उन्होंने बेच दिए और बोला कि बेच दिए 9,000 पे और बोला कि 9,000 के नीचे आएगी तो खरीदूंगा। वो 9,000 कभी आई ही नहीं, वो बैठे रहे। 3 साल बाद उन्होंने एंट्री की। देखो, नीचे जाती है मार्केट तो ऊपर जरूर आ जाती है। सबसे दुखद आत्मा भी आपको बोल देगा 7 साल में आ जाएगी, शनि खत्म हो जाएगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि नेवर। अगर एक बार वापस 26,000 जाती है तो 18,000 दिखाएगी कि नहीं? शायद कभी दिखाया ही ना। जैसे सेंसेक्स 6,000 कभी गया था, 8,000 गया था, वापस कभी नहीं आया। बट नीचे जाएगी तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर जाएगी तो वापस वो लेवल आएगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। तो मैं अगर 22,600 पे उधार लेके खरीद लूं, दिल धक धक करेगा। 21,000 हो गई तो और धक धक करेगा, दुख भी होगा। बट मुझे पता है 22,600 भी आनी है, 26,000 भी आनी है। किसी से भी पूछ लूं, वक्त की बात है, कितना वक्त लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट लेवरेज। 10 to 20% लेवरेज। इनफैक्ट इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में एक ही थियोरी है वेल्थ मैनेजमेंट की जिसको नोबेल प्राइज मिला है। वो उसके हिसाब से मैंने मॉडल टेस्ट किया, 27% की लेवरेज आप कर सकते हैं इस रणनीति पे। उसको कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अच्छा, हैरी मार्कोविट्स और विलियम शार्प को नोबेल प्राइज मिला था। ये मेरी श्रेय में वेल्थ मैनेजमेंट में पैसे मैनेज करने के लिए इससे अच्छी थियोरी नहीं है। उसका प्रयोग हम करते हैं आनंद राठी। 27% हम लेवरेज कर सकते हैं? करेक्ट। वाओ, ये मैंने पहली बार सुना ऑनेस्टली। ये मैंने इसके पहले नहीं सुना था, या इस थियोरी के हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको अगर इसके पहले ये बात मालूम थी। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस जो है वो मुझे ज़्यादा रिटर्न देता है, और ये बहुत से लोगों के साथ होता भी होगा। तो फिर अगर मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस है कि मेरा बिजनेस मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा, तो वो सारे पैसे अपने बिजनेस में डाल दूँ या अभी भी उन पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है? देखो, बिजनेस मेरे से कितना अच्छा सवाल है ये, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। मैं कितने HNI से मिलता हूँ, देख HNI को तो बिजनेस होता है,
आधे लोग तो प्रोफेशनल होते हैं, आधे तो बिजनेस वाले होते हैं। हाँ। बोलते हैं मेरे बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो 25 कमा लेता हूँ, तेरे 15 के पीछे क्यों आऊँ? सही है, बट एक चीज है, बिजनेस सिर्फ कैपिटल से नहीं बढ़ता। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है, कैपिटल। देखिए, आप अगर मुझे बोलेंगी कि मेरे पास 10,000 करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए, तब भी मैं आपको 15% की रिटर्न बोलूंगा। 10 करोड़ है तो भी 15% की बोलूंगा। बिजनेस में समझो जैसे आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट में समझो कि 100 रुपया है। क्या मैं इसमें और 400 रुपये बिजनेस में ऐड कर दूं? क्या मेरी प्रॉफिट की जो लास्ट ईयर की प्रोजेक्शन से इस ईयर की प्रोजेक्शन है 485 करोड़ की, क्या मैं अपनी इक्विटी बढ़ा दूंगा तो 485 करोड़ 2000 करोड़ प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं होगा। बिजनेस इज नॉट ओनली कंस्ट्रेन्ड बाय कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इज ओनली कंस्ट्रेन्ड बाय कैपिटल। अगर ये एक इंसान समझ जाएगा, बिजनेस किससे कंस्ट्रेन्ड होता है? मेरी ऑर्डर आएगी कि नहीं, मेरी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी कि नहीं, मुझे लेबर मिलेगा कि नहीं, मेरे पास 10 दुकानें हैं और 20 दुकानें खोलूंगा तो कैपिटल लगेगी, 20 दुकान वाले विश्वास वाले चलाने वाले चाहिए होंगे, ग्राहक उसमें चढ़ेगा कि नहीं। कैपिटल से आरओई कम हो जाती है बिजनेस की। आपको अगर कैपिटल बहुत ज्यादा, अधिक से ज्यादा पानी भी पियो तो खराब है बोलते ना, बिजनेस में हो सकता है। बट इन्वेस्टमेंट में इट इज एग्नोस्टिक टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। इफ समबडी सेड आई हैव 1 लाख करोड़ टू इन्वेस्ट, आज फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो 1,09,000 करोड़ का HDFC फ्लेक्सी कैप है, वो भी 15% प्रोजेक्ट कर रहा है। करेक्ट? राइट? Understood? So point I'm saying, business is not only constrained by capital. ये इस चीज समझ नहीं आती लोगों को। जब बोलते हैं कि मैं अपने बिजनेस में लगा के 30% कमाता हूँ, तो लगाओ, मेरे भी 50,000 करोड़ दे देता हूँ मेरे क्लाइंट को, तो आपकी प्रॉफिट उस मात्रा में नहीं बढ़ेगी। 1,000 करोड़ पे जो प्रॉफिट कर रहे हो, मेरे क्लाइंटों को मैं अगर 50,000 करोड़ आपको दे दूं तो क्या आप कह रहे हैं कि आपकी प्रॉफिट अगले साल 50 गुना हो जाएगी? नहीं होगी। इतनी हॉस्पिटलें कैसे चलाओगे, रेस्टोरेंट, जो भी बिजनेस में हो, कैपिटल से खाली कंस्ट्रेंट नहीं होता बिजनेस का। वो क्या वजह है कि जब भी आपसे पूछो या किसी एक्सपर्ट से पूछो तो आप हमेशा यही कहते हो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ये सही है वाली कैटेगरी में आज तक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी दया है इस इंस्ट्रूमेंट में। सही, क्योंकि ये रिटेल, गवर्नमेंट जो है ना रिटेल को सपोर्ट करती है, तो रिटेल के इंस्ट्रूमेंट को भी सपोर्ट कर रही है। आप सोचिए, आपको 1 लाख करोड़ मैनेज करने के लिए ओके, सामने वाले को फी मिल रही है 90 पैसे की, 95 पैसे की। एक छोटा शख्स तो बहुत अच्छा फंड मैनेजर होगा, राइट, जो 1 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है, उसकी फी 1000 करोड़ मैनेज करने वाले से कम है, तो एक फायदा नहीं है। उतना बड़ा शख्स आपका पैसा मैनेज कर रहा है बट कम फी में कर रहा है, वो रोज आके निर्णय लेता है, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। पीएमएस जो बड़े लोगों का इंस्ट्रूमेंट है, अगर फिरोज ने अगर पीएमएस खरीदा, उसमें 1 करोड़ रुपए डाले एक स्कीम में, फंड मैनेजर सुबह आएगा और बोलेगा ये 2 स्कीमें, ये 2 स्टॉक बेच दो, तो उसका जो मुनाफा है उसकी टैक्स मुझे भरनी पड़ेगी। यही चीज अगर म्यूचुअल फंड में वो फंड मैनेजर कहता है तो इन्वेस्टर को टैक्स नहीं भरना है जब तक कि वो नहीं बेचता है। ये फायदा है, राइट। आपकी ब्रोकरेज सबसे कम है इसकी, राइट। पूरे कॉस्ट एडवांटेजेस हैं, काबिलियत सबसे ज्यादा, कॉस्ट कम, टैक्स कम, तो सही है, राइट। मेरे पास एक पीएमएस नहीं है, लोग मेरे सर पे अगर गन रखते हैं तो भी मैं पीएमएस नहीं खरीदता हूं। अच्छे पीएमएस वाले हैं, बट मैं टैक्स की डिसएडवांटेज को कैसे नलिफाई करूंगा, राइट। हर ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स भरना है। एक टैक्स की रिपोर्ट आती है जिसमें 10 पेज आते हैं, मेरे क्लाइंट ने कहीं और से किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदे हुए हैं, उसकी मैं फाइलिंग में मदद करता हूं तो पागल हो जाता है सीए, राइट। सो म्यूचुअल फंड सही काफी कारणों से है। ठीक है, अब ये मुझे बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है, कहते हुए सुना है कि स्टॉक्स में रिटर्न ज़्यादा मिलता है और इसीलिए बहुत से वो लोग जो स्टॉक पिक करना नहीं भी जानते हैं उस ओर भागते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न लिमिटेड है, स्टॉक में तो हमें अनलिमिटेड मिलेगा। तो उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि स्टॉक जो कि ज़्यादा रिटर्न दे रहा है उस पर कम भरोसा करो और म्यूचुअल फंड जो कि कम रिटर्न दे रहा है उस पर ज़्यादा भरोसा करो? करेक्ट। देखिए, एक होता है कि स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है, पेपर पे दे रहा है या एक्चुअल पे दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी चीज़ बहुत मूव होती है ना, उसमें जज्बात बहुत हावी हो जाते हैं। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज, मैंने बहुत सारे डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियोज 2-2.5 हज़ार क्लाइंटों के चेक किए, जो मैं तो रेकमेंड नहीं करता, कहीं और से तो करते ही हैं लोग। फिर मैंने चेक करवाया कि क्या इन्होंने निफ्टी को बीट किया, चेक करना चाहिए, राइट। तो अब मेरे पास डेटा है,
राइट। मैं, हमारी भी दूसरी कंपनी है जो ब्रोकिंग करती है, मैं ये कह रहा हूँ तो मेरी दूसरी कंपनी, वो भी लिस्टेड कंपनी है, वो भी बोलेगी यार फिरोज तू क्या रहा है, टीवियों पे इतने मशहूर चैनल पे ये कह रहा है, मेरा फिर धंधा बंद करवाएगा क्या? फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरी वेस्टेड इंटरेस्ट होने के बावजूद कि मेरी ग्रुप कंपनी में है, ब्रोकरेज कंपनी, एक अगर शालिनी इन्वेस्ट कर रही है, आपका कोई भी दर्शक इन्वेस्ट कर रहा है डायरेक्ट इक्विटी में, पहला काम आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ, ये करो। स्टेप 1, पूरी अपनी ट्रांजैक्शन को डाउनलोड करो एक्सेल शीट में। ओके, तो आपको पूरे आ जाएंगे, ये शेयर खरीदा, ये शेयर बेचा, उसके अगेंस्ट उसी दिन निफ्टी क्या थी वो डालो। और अगर उस पैसे को आप निफ्टी खरीदते बेचते, ना कि ये शेयर खरीदते बेचते, तो कितने पैसे आपके पास होते? अगर समझो आपकी क्लोजिंग वैल्यू 25 लाख की है, अगर यही चीज़ आप खरीदते बेचते निफ्टी में, आप 28 लाख पे होते, तो ये डायरेक्ट इक्विटी खाली आपको एहसास दिला रही कि आप ज़्यादा कमा रहे हो, बट निफ्टी से कम कमा रहे हो। अगर समझो कि निफ्टी आती है, अगर आपने निफ्टी खरीदा बेचा और वो आप सिर्फ 18 लाख पे होते, बट आज आप हकीकत में 25 लाख पे हैं, तो डायरेक्ट इक्विटी करके आपका 7 लाख का फायदा हुआ। तो कंटिन्यू करें, मैं बोल नहीं सकता कि बंद करें, बिकॉज 7 लाख रुपए अमीर हैं आप, ये तो हकीकत है। ये जब मैंने स्टडी की, 93% लोग आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को बीट नहीं किए, 40% लोग निफ्टी को भी बीट नहीं किए, 7% लोग आनंद राठी को भी बीट किए। तो उनको मैं कहता हूं सर बेशक आप करिए, आपके पास वो गुण है, किस्मत भी है और काबिलियत भी है। आपको कौन होता हूं मैं डायरेक्ट इक्विटी रोकने के लिए? तो मैंने उन क्लाइंटों के, काफी क्लाइंटों के तो म्यूचुअल फंड रिडीम करके बोला सर आप इससे अच्छे फंड मैनेजर हैं, करिए ना। हाँ, अगर मुझे उनसे प्रेम है तो उनके हित में ही काम करना पड़ेगा ना, मैं कमीशन के आधार पे तो नहीं कर सकता। बट बाकी 93 को मैं कॉन्फिडेंस से कर सकता हूं डायरेक्ट इक्विटी बंद कीजिए, मेरा बिजनेस का नुकसान नहीं हुआ। 7 को रिडीम करके देने पे भी बाकी 93 को आप कॉन्फिडेंटली मैं डेटा तो दिखा सकता हूं। सर आपको फीलिंग आ रही है कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं, ये स्टडी करे बगैर अगर आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट राइट। सो प्लीज डू दैट, एंड इन माई मेथड ऑफ इवेल्युएशन प्रोबेबिलिटी इज लो टू बीट म्यूचुअल फंड, बिकॉज इंसान की एक खूबी होती है, जो स्टॉक अच्छा नहीं करता ना उसको हम छोड़ देते हैं, बोले यार ये आ जाएगा तब मैं बेच लूंगा। जो अच्छा कर रहा है उसमें नजर जाती है, और वो 2-3 साल तक लैंग्वेज होता रहता है, तो आपकी वो पैसे फंसे हुए होते हैं। तो IRR कैलकुलेट करोगे तो समझ में आएगा। आज इतने ब्रोकर हैं, इतनी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना मैडम, आपको ये मुहिम चलानी चाहिए। एक ब्रोकर है जो एग्जैक्टली निफ्टी से कितना बीट किया बता रहा हो? नहीं। क्यों नहीं बता रहा? फंड मैनेजर को इवैल्यूएट कर रहा है, वही ब्रोकर डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवा रहा है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड को हर चीज से चेक करते हैं, वो उसने निफ्टी को बीट किया, NSE फाइंड। हर ब्रोकर एक क्लाइंट को अगर इतनी जहमत कर दे कि साहब आपने निफ्टी को 3% से बीट किया, आपने 3% से अंडर परफॉर्म किया, तो वो लोग सब क्लाइंट बनना बंद कर देंगे। तो ब्रोकर, क्योंकि शायद जो फंड मैनेजर होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी हम मानते हैं, और जो ब्रोकर होता है हमें लगता है, मतलब हमें अंदर से पता होता है कि ये तो सपने दिखा रहा है। हाँ। और सपने कभी सच भी हो सकते हैं, उसी आधार पर शायद हम इन्वेस्ट करते हैं। ये वाकई पते की बात आपने बताई। अब इसी के साथ मुझे आप ये भी बता दीजिए कि अगर मुझे आपकी मदद ना लेनी हो, मुझे किसी दूसरे एक्सपर्ट की मदद ना लेनी हो, मुझे खुद एक्सपर्ट बनना हो, तो मैं आसान तरीके से फंड सेलेक्ट कैसे कर सकती हूँ? आसान तरीके से फंड सेलेक्ट करें तो आप पहले स्टेप तो आप टॉप 5-7 AMCs में ही रहें। ओके, डोंट गो टू, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो जैसे 7 एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसी से इक्विटी खरीदें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी अच्छी नहीं है, बाकी में थोड़ी ज़्यादा रिसर्च लगेगी। इंडिया में एक्टिव फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस कम नहीं होने वाली, मेरे हिसाब से बढ़ने वाली है। सबका ये प्रोजेक्शन है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पैसिव करेंगे, जैसे आपने कहा था इंडेक्स फंड या इंडेक्स फंड्स में। सो पॉइंट 1, डोंट गो टू स्मॉल AMCs 1। स्टेप 2, आपको 2-3 रेशियोज देखने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कॉम्प्लेक्स है, खाली पास्ट परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखना भी है तो रोलिंग रिटर्न देखना है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि मैं आपको एक 15-20 फंड मैनेजर बता सकता हूँ जो हमेशा वैल्यू ऐड करते हैं इन्वेस्टर को। फंड मैनेजर को चुने, ना कि फंड को चुने। अच्छा, मेरे हिसाब से, बिकॉज फंड मैनेजर इज द मैन बिहाइंड द फंड, राइट? फंड एंड वी बाय अ फंड। मैंने देखा है लोग के पास फंड है, उनका फंड मैनेजर का नाम ही पता नहीं है, 5 साल से SIP चल रही है। आइडियली पता होना चाहिए। सोचिए
अगर आप अपने ड्राइवर को रखे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, 5 साल तक आपके ड्राइवर का नाम पता ना हो, तो आज शोभा देता है कि आप पे नहीं देता है। तो यू एटलीस्ट डू सम होमवर्क ऑन योर फंड मैनेजर, लिसन टू दैट फंड मैनेजर। एसबीआई के खरीद रहे हैं तो फंड मैनेजर नहीं तो एटलीस्ट सीआईओ की सुने, आर वासन की सुने, राइट, आर श्रीनिवासन जो है उनकी सुने, वो कहते क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। वैसे अगर आपको एक्सपर्ट खुद बनना है तो जिनको पैसे दिए उनको सुने और देखें कि उनकी थॉट प्रोसेस और आपकी थॉट प्रोसेस में मैच है कि नहीं है, वो जो कह रहे हैं उसकी सेंसिबल है कि नहीं है, उनको इवैल्यूएट करें। दैट्स थर्ड फोर्थ स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप तो मैं यही कहूँगा, ऑफकोर्स सबसे आसान तरीका है कि आप आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कर लें, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करते हैं, राइट, बहुत रिसर्च करके फिर भी गलत जाते हैं। 14 में से 3-4 तो खराब निकलती हैं। अब कौन सी निकलेंगी पता नहीं, बट 14 में से 3-4 खराब निकलने के बाद भी 3 से 4% आप निफ्टी को बीट कर पाएंगे साल दर साल, खराब निकलने के बाद भी। पूरे बास्केट को अगर खरीदते हैं तो। अब जिस चीज़ पर ट्रस्ट करके लोग फंड लेते थे, सबसे पहले तो सर ने उसको ही खारिज कर दिया। मैं एक ही तरीका जानती हूँ लोगों का फंड सेलेक्ट करने का, और वो है पास्ट उसका जो भी प्रदर्शन है वो देख लो और उसके बाद ख़रीद लो। तो आप जिस ढंग से फंड ले रहे हैं, पहले तो वो तरीका ही खारिज हो गया। उसके बाद अब आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो तरीका आपको पता भी चल गया। अब आप ये बताएं कि इन तरीकों के आधार पे फंड मैनेजर को देखते हुए मैंने फंड सेलेक्ट कर लिया, मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, सिप करनी शुरू कर दी। अब एक आइडल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, मुझे कितना % रिटर्न मिलेगा? करेक्ट शालिनी जी, एक सिंपल तरीका ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आनंद राठी को फॉलो करना ना करना अलग चीज़ है और फंड मैनेजर को चूज करना। अगर मैथमेटिकली अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं देखनी तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ शार्प रेशियो में अरेंज कर लीजिए। शार्प रेशियो कहते हैं इसको। ओके, विलियम शार्प के नाम पे आधारित है, नोबेल प्राइज विनिंग आदमी है। वो कहते हैं कि भाई कितनी रिस्क ली, उसके लिए आपने कितनी रिटर्न बनाई। हर कदम रिस्क का आपको कितने कदम रिटर्न में दे रहा है, ये अर्थ है शार्प रेशियो का। जितना बड़ा शार्प रेशियो उतना अच्छा। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप स्कीम देख रहे हैं तो खाली परफॉर्मेंस ना देखें, शार्प रेशियो को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके टॉप वाली फिर भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, ना कि सिर्फ रिटर्न है। सो दैट्स अ गुड, वेरी इजी फॉर समबडी। आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं इंटरनेट से। चैट जीपीटी में अगर आप बोले पूरे फ्लेक्सी कैप के शार्प रेशियोज फॉर 3 years अरेंज करके दे, तो शायद करके दे दे, शायद करके दे दे। ठीक है, आपको ये याद है ना कि मैं अगले 2.5 साल तक का ही पूछ रही हूँ। ट्रम्प साहब जब तक हैं तब तक ही हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्रम्प साहब तक आप शार्प रेशियो के आधार पे, उसके बाद भी ट्रम्प साहब जाएं, कोई और भी आए तो ये यूज करना, बट अगले 2.5 साल ट्रम्प साहब के अच्छे होंगे शालिनी जी, मेरे हिसाब से। ट्रम्प हैं इसीलिए अच्छे नहीं होंगे। कुंडली देख ली आपने उनकी? नहीं, ट्रम्प के वजह से अच्छे नहीं होंगे, उनके बावजूद अच्छे होंगे। कैसे पॉसिबल है ये? अमेरिका की जो दुर्दशा इस समय हम लोगों को सबको दिखाई दे रही है, एक उनका जो डेट है वो इतना बढ़ा हुआ है, मतलब पूरे देश का जितनी इकोनॉमी नहीं होती है उससे ज़्यादा तो वो ब्याज दे रहे हैं अपने डेट के ऊपर। तो हर लिहाज से तो उनका बुरा ही बुरा हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं बचा हुआ कार्यकाल ट्रम्प जी का अच्छा रहने वाला है। देखिए, ओके, आई टेल यू, यूएस क्या है, यूएस बहुत अलग दौर में है। ओके, यूएस की 10 year जीसेक 30 year जीसेक 4.5 की है। ओके, इफ दे हैव बीन एबल टू हैंडल दिस फॉर 2-3 years, उधर ब्याज होते थे 1% के, आधे % के, राइट। आज 30 साल का बॉन्ड 4.3% यील्ड पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट पीक पे है। ओके, उधर देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी। वी हैव नॉट टेकन द बेनिफिट इन इंडिया। इंडिया को कोई फायदा हुआ है? उनकी मार्केट पीक पे है, इतनी लिक्विडिटी है, इतना उन्होंने लोन लिया, वापस मार्केट में पंप किया, इंडिया को कुछ पैसा आया है? नहीं। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमारी वेटेजेस एमएससीआई में कम हो रही हैं। एमएससीआई जो इंडेक्स है, जो इसको इंडेक्स को फॉलो करते हैं सब एफआईआई, हाँ। उसमें हमारी वेट कम हो रही है क्योंकि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स अच्छा कर रही हैं, क्योंकि वहाँ एआई का प्ले है, सेमीकंडक्टर का प्ले है, चिप्स का प्ले है। इंडिया ने वो रेस छोड़ दी। ओके, जो दुख है ऑफ कोर्स, बट अगर कोरिया इतना अच्छा करेगा कि इंडिया का वेट कम हो जाएगा तो फंड मैनेजर तो बेचेगा। दूसरे किसने बेचा इंडिया में? इंडिया में एफआईआई में वो सब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने फंडिंग बंद की। जैसे हार्वर्ड इंडिया में इन्वेस्ट करता था, उसकी आप टॉप 500 कंपनीज में हार्वर्ड की ओनरशिप देखिए, जो फाइंड आउट कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है, मेहनत करने की बात है। ओके, तो उसमें आप
कौन कौन एफआई में बेचा, इंडेक्स फंड्स की वेटेजेस कम हुई तो उन्होंने बेचा। जो ट्रेडिंग एफआई हैं, 17 एफआई के मैंने नाम लिखे हुए हैं जो हमेशा ट्रेड करते हैं स्टॉकों में, खरीदते हैं तो बेशुमार खरीदते हैं और बेरहमों की तरह बेचते हैं। जब भी कोई स्टॉक आप देख रहे होंगी जो अच्छे रिजल्ट पे गिर जाए ना, 80% संभावना है कि इस 17 में से किसी ने खरीदा था और रिजल्ट के दिन बेचा था। ये सब ब्लूमबर्ग पे आप स्टडी कर सकती हैं। हाँ। सो 3 किस्म के एफआई हैं। एक एफआई इंडेक्स फंड वाला, दूसरा है जो अपने खुद के पैसे लगाता है, हार्वर्ड जैसा अपनी रिटायरमेंट फंड को इंडिया में डालता है, या जो भी फंड्स है सरप्लस, वो एक सेकंड प्रॉप एफआईआईज है। तीसरे एफआई हैं ट्रेडिंग एफआईआईज है। और हम ये सोचते थे कि सब एफआईआई तो एक ही होता है, मतलब एफआईआई मतलब फॉरेन से जो भी इन्वेस्टर है एफआईआई। बहुत अलग बर्ताव है, बहुत अलग बर्ताव है। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में एफआईआई ने परचेज ही किए। आप NSE के स्मॉल कैप 250 में ओनरशिप देखिए, कहीं और कहाँ जाइए। मेरी कंपनी की है, BSE में 3 साल पहले कितने एफआईआई थे, आज कितने एफआईआई हैं, अब देखिए, आप शॉक हो जाएंगी। मुझे भी याद नहीं, 100 से ऊपर एफआईआई है। 3 साल पहले एक भी नहीं था। माय गॉड। तो आप कह रही कि 1.5 साल से सब बेच रहे हैं। हाँ। मेरी कंपनी की BSE पे आ गई होगी मार्च वाली, तो आप देखेंगी तो पीक पे है मेरी एफआईआई ओनरशिप ऑलमोस्ट। राइट, पूरी दुनिया एक तरफ और आनंद राठी वाला। आनंद राठी, क्योंकि हाँ। मैं NSE स्मॉल कैप 250 में हूं। मैं खाली दिशा दिखा रहा हूं कि लोगों को रिसर्च करनी है, हेडलाइन में कुछ नहीं मिलता। डेविल इज इन द डिटेल। मैं ये नहीं कह रहा हूं आनंद राठी खरीदा उन्होंने, मैं ये कह रहा हूं कि आनंद राठी को भी देख लीजिए कि उसमें खरीदा, बट एफआईआई इतने बदनाम है, आनंद राठी में ओनरशिप है। NSE स्मॉल कैप 250 में मेरा है, मैं 27th या 30th स्टॉक हूं 250 में से, तो ओनरशिप बड़ी है। बट NSE स्मॉल कैप में एफआईआईज हैव इंक्रीज्ड ओनरशिप लार्जली इन मोस्ट कंपनीज। एफआईआई अगर इतनी तरह के होते हैं तो क्या DIIs भी बहुत तरह के होते हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न दिया। DII का भी बर्ताव बहुत अलग अलग होता है। DII 4 मेन होते हैं, इंश्योरेंस, AIF, PMS और म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बड़े हैं, AIF और PMS छोटे हैं। अब जैसे जब म्यूचुअल फंड खरीद रहा है ना, लास्ट मंथ म्यूचुअल फंड ने 56,000 करोड़ का माल खरीदा इक्विटी में, PMS और AIF ने बेचा है, बट वो DII के हेडलाइन नंबर में इनके सेल छुप गए। हाँ। तो अगेन प्रूव्स द सेम पॉइंट, डेविल इज इन द डिटेल। Headlines can only tell you the direction of research. They cannot tell you the outcome of research. लोग हेडलाइन पढ़ते हैं, सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। हेडलाइन आपको ये बोल सकता है इस दिशा में देख, उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। फिर उसके बाद देखने के बाद क्या इन्फ्रेंस आएगी, क्या आपका एक्शन निकलेगा, इज डिफरेंट। अब फिर मैं सीधा कंक्लूजन पे पहुंच गई हूँ, अब हो सकता है ये गलत हो, सर ठीक करेंगे। आप खुद ही कह रहे हैं कि एफआईआईज मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि कोरिया जैसा मार्केट भी हमसे बेहतर कर पा रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं किस इंडेक्स पे हमारा डाउनफॉल हुआ है आपने बताया? MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। राइट। तो एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं, ये मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों लग रहा है कि जब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसके बाद भी आप बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली है, हम पैसा लगा सकते हैं, मार्केट तो बहुत अच्छा करेगा। ये कैसे हो रहा है? ओके, ये इसलिए हो रहा है कि पहले तो ये प्रश्न का जो आंसर आया, ये आया US का जो पूरा बबल या अच्छी कैपिटल मार्केट का पूरा बबल है। डेफिनेटली है, डेफिनेटली बबल है। और US की स्टेटेड पॉलिसी है कि कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मार्केट की जो एवोल्यूशन में बबल एंड बस्ट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये इनकी स्टेटेड पॉलिसी है। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, तब जो लेवरेज थी US हाउस होल्ड की, लेवरेज हैड गॉन टू 8 times ऑफ द कैपिटल, 800%। उन्होंने 100 साल पहले 800 गुना, मतलब मेरे अगर 100 रुपए की नेटवर्थ है, 800 रुपए की उधार लेके उन्होंने इन्वेस्ट किया था कैपिटल मार्केट में। तो US हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रो रिस्क टेकिंग, प्रो स्पेक्यूलेशन। इधर दिवाला उठ गया बोलते हैं तो एक आदमी सोशली आउटकास्ट हो जाता है। हाँ। उधर बैंकरप्सी फाइल करते हैं, फिर अगले दिन शुरू, राइट। सो और बबल को भी हम तो बहुत नेगेटिव मानते हैं, मतलब हमारे लिए बहुत बुरा शब्द है। क्या जब बबल है, जिस दिन बर्स्ट होगा उस दिन क्या होगा? हाँ, बोलते हैं कि भाई इंडिया में देखो, जैसे अब डेरिवेटिव में नियम चेंज होते हैं कि भाई 93% लोग नुकसान कर रहे हैं। US में वो उनकी मर्जी से करेंगे, नुकसान करेंगे तो करेंगे, सीखेंगे। दैट्स द थॉट प्रोसेस। दोनों एक्सट्रीम सही नहीं है, दोनों एक्सट्रीम सही नहीं है। ऑल आर अडल्ट्स। इतनी रिस्क को इतना रेगुलेट करना भी अच्छा नहीं है। US रिस्क को इतना बढ़ावा देना
कि वो बबल टेरिटरी में चली जाए, वो भी बड़ा। ऑफ कोर्स बबल है, एआई बबल इज राइटिंग ऑन द वॉल, राइट। एक ही कंपनी कस्टमर भी है, शेयर होल्डर भी है, मतलब दैट्स टू मच इन द फेस। सो कमिंग बैक, इसीलिए मैं कह रहा था कि यूएस का हमने फ़ायदा नहीं लिया, लिक्विडिटी का फ़ायदा नहीं लिया है, तो उनका जब कुछ होगा तो मेरा नुकसान कम होगा रिलेटिवली, ये कह रहा हूँ। क्यों मैं बुलिश हूँ? मेरी बुलिश की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। बुलिश की डेफिनेशन है कि निफ्टी विल गिव मोर देन 11%, विच इज़ द मीडियन रिटर्न ऑफ निफ्टी। निफ्टी की मीन रिटर्न 14 है, मीडियन रिटर्न 11 है। 11 से अधिक देगी, ये मेरा कहना है। अगर 11 की रॉ मटेरियल आ जाती है, मेरी कंपनी में रॉ मटेरियल है निफ्टी, जैसे आयन स्टील की कंपनी में आयन और रॉ मटेरियल होता है, वैसे मेरी क्लाइंटों को अगर मुझे 14-15% कमाना है तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है? निफ्टी है। मेरे काबू में तो है नहीं, किसी के काबू में नहीं है, ट्रम्प साहब के अलावा, राइट। तो निफ्टी अगर 11 दे देगी रॉ मटेरियल, उसकी मुझे इतनी कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें आप। 11% आज 24,200 की क्लोज पे, या 24,000 के करीबन क्लोज पे, यहाँ से 11% कॉम्पाउंडेड अगले 3 साल की निफ्टी के आने की संभावना 90% है। 90% इसीलिए है क्योंकि अगर रोज डीआईआई के पास 3,000 करोड़ डालने के लिए होगा अगले 2 साल तक। अगर 3,000 करोड़ रोज डालने के लिए है, 60,000 करोड़ पर मंथ, 20 वर्किंग डे होंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो आपके 250 दिन में अगर वो 5 लाख करोड़ डालने वाला है, तो क्या मैं एफआईआई की 2 लाख करोड़ की और सेलिंग अब्जॉर्ब कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्या ये 5 लाख करोड़ आएगा? आएगा। क्यों आएगा? स्टैटिस्टिकली आएगा। पहले ऐसा नहीं होता था कि रिटेल निवेशक लालच की वजह से आता था। आज 32,000 करोड़ की जो एसआईपी है वो लालच की वजह से तो नहीं हो सकती, रिटर्न ही कहाँ है, फिर भी आ रही है, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से आ रहा है। आपने एजुकेट किया लोगों को, 12% प्रोजेक्ट किया है, किसी ने 25% का सपना नहीं दिखाया, किसी को रियलिस्टिक सपना दिखाया, और 8,000 करोड़ खर्चा कर चुकी है एमफी। 8,000 करोड़ ये कैंपेन जो म्यूचुअल फंड सही पे 2 पैसा 0.2 बिप्स इज स्पेंट फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन बजट। आज अगर 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो तो 1,600 करोड़ का बजट है खर्चे का। उधर से एग्जिस्टिंग निवेशक, आप और मैं, नए निवेशक को एजुकेट करने के लिए खर्चा करते हैं, छोटा सा खर्चा करते हैं। दैट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन। आई फील हैप्पी दैट आई एज एन इन्वेस्टर आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू इन्वेस्टर एजुकेशन 2 पैसा। 2 पैसा ऑफ 80 लाख करोड़ से 1,600 करोड़। तो आपने इतना खर्चा करके लोगों को जागरूक किया है। लालच के आधार पे पहले आते थे इन्वेस्टर और 4 महीने रिटर्न नहीं होती थी तो एसआईपी का नंबर 10,000 से 6,000 होते देखा है मैंने। देख लीजिए एसआईपी के नंबर बहुत गिरे थे, अब ईरान वॉर में गिरे नहीं, बढ़े हैं। दैट्स बिकॉज एवरीबडी इज एजुकेटेड। लोगों ने म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बदले सेविंग्स व्हीकल चुन लिया है। दैट्स द डिफरेंस। माइंडसेट की थोड़ी चेंज हुई है। दैट्स व्हाई आई एम बुलिश। और खुश हूं मैं कि आपके जरिए हम भी वही एजुकेट करने का काम ही लोगों को कर रहे हैं। मुझे पता है बार बार घड़ी देख रहे हैं, आपको जाना है, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा समय सर का ले लिया है, जितना वादा किया था उससे ज़्यादा पूछ लिया। आप जाते जाते, क्योंकि ये मुझे लगता है अब आपसे बात हो और फंड्स के नाम लोगों तक ना पहुँचे तो वो गलत होगा। सर के साथ हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट टेक ऑफ विद एसकेटी के लिए कर चुके हैं, वहाँ जो फंड्स के नाम आपने बताए वो वाले यहाँ पे नहीं बताने हैं। ओके, वहाँ वो वाले नहीं बताने, ये तो आपने धर्म संकट में डाल दिया। तो एक्चुअली अगर आपको व्यू कर रहे हैं एक निवेशक, ये 2.5 साल के लिए सिर्फ ट्रम्प जब तक हैं तब तक के लिए मैं पूछ रही हूँ कि जब तक ट्रम्प साहब गद्दी पे हैं मुझे कौन से फंड्स में निवेश करना है? वंडरफुल। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता था, जेन्युइनली हार्टफेल्ट, बिकॉज ये आपने जो मुहिम चलाई है, इतने मिलियन व्यूज आते हैं और आप इतनी कैलिब्रेटेडली, बहुत रेस्पॉन्सिबली कर रही है ना, कि मुझसे पूछ भी रही हैं कि क्या रिकमेंडेशन है, एंड यू आर टेलिंग पीपल, दिशा दिखा रही है कि कहाँ का रिसर्च करना है, खाली इस पे निर्भर मत हो, ये भी मैसेज दे रही है, विच आई थिंक इज अ ब्रिलियंट मैसेज, राइट, टू एजुकेट अ पर्सन। यू आर नॉट स्पून फीडिंग देम, यू आर टेलिंग देम यार आई विल गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, आपको भी थोड़ी मेहनत करके फिर एक्शन लेना है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट मुहिम, एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग, नॉट बिकॉज आई एम ऑन योर शो। कमिंग टू क्या स्कीम्स, मेरे हिसाब से अगर 2.5 साल की अवधि है तो एक चीज़ मेरे हिसाब से 13-14% आपके 2.5 साल कॉम्पाउंडेड भी बन सकते हैं। ऑफ कोर्स पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। 2.5 साल बहुत होते हैं ऐसी मार्केट की करंट स्थिति में। ये खुशनसीबी है कि निफ्टी आपको 24,000 के लेवल पे मिल रही है, तो आप वो बोलने के बाद फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप पहले 2 स्कीमें आप खरीदें,
क्योंकि एक फंड मैनेजर के पास निर्णय होता है कि लार्ज में जाऊं, मिड में जाऊं, स्मॉल में जाऊं। 1.5 महीने पहले जब वॉर ब्रेकआउट हुई थी, मैं एक अकेला निहत्ता खड़ा था कि स्मॉल कैप खरीदो, राइट? सब लोग सटिया गया है बोले थे इन इफेक्ट, और स्मॉल कैप का रिटर्न देखते हुए 25 का। हाँ 25 का। अब देख लीजिए अप्रैल में 19% की रिटर्न आई है NSE स्मॉल कैप 250 की, राइट? सो जब मार्केट गिरी हुई होती है स्मॉल कैप में डर लगता है, बट उधर पैसे बनते हैं। सो बट एनीवेज, HDFC फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्ट कैनरा रेबेको मल्टी कैप, ये दो में दोनों ही मिश्रण होंगे। अगर आपके पास और पैसे हों तो SBI लार्ज एंड मिड कैप, ये 3 स्कीम मान के चलें। ये 3 स्कीम तीनों खरीदनी है आपको, एक नहीं, क्योंकि 1-2 फेल हो जाती हैं। देखो आज 1000 रुपये की भी SIP चल सकती है। अगर आप SIP कर रहे हैं तो डरे ही ना, करते जाएं। सो आई वुड से 3 स्कीम्स। इफ यू वांट द 4th स्कीम, ओके, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस लास्ट ईयर अच्छी नहीं थी क्वांट लार्ज कैप की, अब लास्ट 1 महीने से पिकअप कर रहा है, बट मैं फिर भी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं कर रहा हूँ। लार्ज कैप ऐड करना तो क्वांट लार्ज कैप ऐड कर सकते हैं। ये 4 स्कीम्स आप खरीद सकते हैं। और इन 4 फंड्स के अलावा सर ने 6 फंड और बताए हैं जो आपको टेक ऑफ विद SKT चैनल पे जाके चेक करना होगा। डिटेल में मैं लिंक भी उसका दे दूंगी, लेकिन इसके साथ डिस्क्लेमर मैं फिर से दे दूं कि आपको खुद भी R&D करनी है। आपका जो वित्तीय सलाहकार है आप उससे पूछिए। मैंने बस आपकी हेल्प के लिए और आप एजुकेशन पर्पज से आपको इन फंड्स के नाम बताए। आंख बंद करके आप निवेश कर लें, ये कतई मैं और मेरा चैनल नहीं कह रहा है। थैंक यू सो मच सर। आप जरा भी गुस्सा नहीं हुए, जितना मैंने टाइम लिया मांगा था उससे ज्यादा लिया है। मेरा सौभाग्य था, इसीलिए मैं वक्त के तकाजा था, बट आई थिंक मेरा बस चलता तो मैं रुकता बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।